नागपुर से सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संबोधित कर रहे थे लोगों को विजयदशमी के इस पावन पर्व पर। उन्होंने संबोधन में कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि भेदभाव को समाप्त करने के लिए काम करने की ज़रूरत है, हमें जन कल्याण के लिए सोचने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा संपूर्ण समाज के कल्याण के बारे में जब हम सोचेंगे तभी हम एक अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने जीवन में स्वदेशी के आचरण को अपनाना ज़रूरी है और स्वदेशी आचरण अपनाकर ही हम अपने राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने शांति और समाज हित के लिए काम करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी को एकजुट होकर पूरे ब्रह्मांड के विकास के बारे में, शांति और समृद्धि के बारे में सोचना चाहिए और यही वसुधैव कुटुंबकम का भी मंत्र यही है। उन्होंने राष्ट्र उत्थान को सर्वोपरि बताया और लोगों से आह्वान किया कि लोग अपने हित से आगे बढ़कर दूसरों के हितों के बारे में सोचें और राष्ट्र के बारे में सोचें। यही जो है हमारी पृथ्वी के प्रति, हमारे देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारा योगदान होगा। तो बेहद विशेष संबोधन जिसमें कई बड़ी बातें सरसंघचालक मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कही। फिलहाल न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे और कई बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सुकून से भरा नया सवेरा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। न्यूज़ 10 देख रहे हैं आप। खबरों में आगे बढ़ें, लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कलोल में इफ्को के नैनो डीएपी संयंत्र का करेंगे लोकार्पण। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सऊदी अरब के रियाद में आज से शुरू हो रहे 7वें भविष्य निवेश पहल सम्मेलन में लेंगे भाग। सऊदी अरब के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ भारतीय समुदाय के साथ भी करेंगे संवाद। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है दशहरे का त्योहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने विजयदशमी के उत्सव के अवसर पर नागपुर में किया शस्त्र पूजा। कहा, कट्टरपंथ से पैदा होता है उन्माद। इजराइल और हमास के बीच लगातार संघर्ष जारी। हमास ने 2 और महिला बंधकों को स्वास्थ्य आधार पर किया रिहा। फ्रांस के राष्ट्रपति इजराइल दौरे पर शीर्ष नेतृत्व के साथ करेंगे मुलाकात। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 अक्टूबर को बुलाया विशेष सत्र। वनडे विश्व कप में आज बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। कल खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर किया बड़ा उलटफेर। तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह आज कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ गांधीनगर में खेल परिसर का भी शिलान्यास किया जाएगा। शहरी खेल परियोजना के तहत इसका शिलान्यास किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह मानसा में बहुचर माता मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके साथ ही अहमदाबाद में नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण करेंगे। सानंद विधानसभा में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सऊदी अरब के रियाद में आज से शुरू हो रहे भविष्य निवेश पहल सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिन के इस कार्यक्रम में पीयूष गोयल सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री शहजादे अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद सहित कई मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। गोयल सऊदी अरब के विदेश मंत्री के साथ जोखिम से अवसर तक नए औद्योगिक नीति युग में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए रणनीति विषय पर एक सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। वो भारतीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। गोयल विश्व के कारोबारी प्रमुखों और बड़ी कंपनियों के प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कारों के लिए मीडिया संगठनों से प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं। प्रविष्टियां 10 दिसंबर तक जमा की जा सकती हैं। इसका उद्देश्य लोगों को चुनाव प्रक्रिया, मतदान और चुनाव से जुड़ी जानकारी देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें सम्मानित करना है। इसके अंतर्गत अगले साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 4 पुरस्कार दिए जाएंगे। बिहार के गोपालगंज में एक दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ मचने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है। इस भगदड़ में 10 अन्य महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। सभी घायलों को गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना चीनी मिल रोड स्थित राजा दाल के पास की है। भारतीय रेल त्योहारों के समय यात्रियों की सुविधा के लिए 283 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। दिल्ली पटना, दिल्ली माता वैष्णो देवी, कटरा, दानापुर सहरसा, पुरी पटना, ओखा, नाहरलागुन, सियालदह,
न्यू जलपाईगुड़ी और वाराणसी मुंबई जैसे अनेक प्रमुख मार्गों पर ये रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। भारतीय रेलवे ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रमुख स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल के अतिरिक्त कर्मी तैनात किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि प्रमुख स्टेशनों पर सहायता केंद्र शुरू किए गए हैं, साथ ही चिकित्सा दल, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आज अपना 62वां स्थापना दिवस मना रही है। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान की गई थी और यह एक सीमा सुरक्षा पुलिस बल है जो उच्च ऊंचाई वाले अभियानों में विशेषता रखता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईटीबीपी कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। अमित शाह ने एक्स पर कहा है कि आईटीबीपी कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले कुछ वर्षों में आईटीबीपी मानवीय शक्ति के तौर पर काफी विकसित हुआ है, जो कठोर जलवायु परिस्थितियों और दुर्गम इलाकों में देश की सीमाओं और महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करता है। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए देशभक्ति के आदर्श के रूप में काम करता है। हमारे देश के हिमवीरों को सलाम। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह आज कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसमें गांधीनगर के पास मेहसाणा में खेल परिसर का शिलान्यास किया जाएगा। शहरी खेल परियोजना के तहत इसका शिलान्यास किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह मानसा में बहुचर माता मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे और इसके साथ ही अहमदाबाद में नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण करेंगे। सानंद विधानसभा में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए डीटी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच लगातार जारी संघर्ष के बीच हमास ने कहा है कि उसने मिस्र और कतर की मध्यस्थता प्रयासों से 2 और महिला बंधकों को स्वास्थ्य आधार पर रिहा कर दिया है। ये दोनों उम्रदराज इजरायली महिला हैं। रिहा की गई महिलाएं गजा से मिस्र जाने के लिए राफा क्रॉसिंग पहुंच गई हैं। हमास ने इससे पहले इजरायली क्षेत्र में किए गए हमले के करीब 2 सप्ताह बाद शुक्रवार को एक अमेरिकी माँ बेटी को रिहा किया था। 7 अक्टूबर को हमास ने सीमा पार हमला किया था, जिसमें 1400 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोग बंधक बनाए गए थे। इजराइल और हमास के संघर्ष के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इजराइल दौरे पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों की यात्रा का उद्देश्य इजराइल के साथ एकजुटता दिखाना भर नहीं है, बल्कि वो तनाव रोकने, बंधकों की रिहाई, इजराइल की सुरक्षा और 2 देशों के समाधान का व्यवहारिक प्रस्ताव रखेंगे। इजरायली क्षेत्र पर 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 30 फ्रांसीसी नागरिक मारे गए थे, जबकि 7 लापता हैं। इनमें से एक हमास द्वारा जारी वीडियो में दिखा था, लेकिन अन्य 6 के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और
जर्मनी के चांसलर भी इजराइल का दौरा कर चुके हैं। इसके साथ ही इजराइल हमास संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 राष्ट्र समाधान की बात दोहराई है। जो बाइडेन ने कहा है कि कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हम शांति के रास्ते को नहीं छोड़ सकते। इजराइल और फिलिस्तीन समान रूप से सुरक्षा, सम्मान और शांति से रहने के हकदार हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने घोषणा की है कि वो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर महासभा के 10वें आपातकालीन विशेष सत्र को फिर से शुरू करेंगे। सोमवार को प्रतिनिधिमंडलों को लिखे गए एक पत्र में उन्होंने कहा कि उन्हें अरब समूह के अध्यक्ष और इस्लामिक सहयोग संगठन के अध्यक्ष के रूप में जॉर्डन के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत महमूद हमूद और मॉरिटानिया के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत सिदी मोहम्मद लगदाफ से 19 अक्टूबर को एक पत्र मिला था। शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 10वें आपातकालीन विशेष सत्र को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें निकारागुआ, रूस और सीरिया के प्रतिनिधियों के साथ साथ बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, तिमोर लेस्ते, वियतनाम और ब्रुनेई के प्रतिनिधियों से भी पत्र मिला है। फ्रांसिस ने यह भी कहा कि मैं गुरुवार 26 अक्टूबर 2023 को महासभा के 10वें आपातकालीन विशेष सत्र की 39वीं पूर्ण बैठक बुलाऊंगा। 10वां आपातकालीन विशेष सत्र पहली बार अप्रैल 1997 में बुलाया गया था। विशेष सत्र आखिरी बार जून 2018 में फिर से शुरू किया गया था। रोजमर्रा की जरूरी चीजों के संकट से जूझ रहे गजा के आम लोगों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा है कि सहायता सामग्री से भरे लगभग 40 ट्रक मिस्र और गजा की सीमा पर इंतजार कर रहे हैं। मौका मिलते ही ये ट्रक गजा में पहुंचकर लोगों की मदद के लिए राहत सामग्री मुहैया कराएंगे। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के मुताबिक गजा में लगभग 23 लाख लोगों की आवश्यकता जरूरत पूरा करने के लिए प्रतिदिन लगभग 100 ट्रकों की जरूरत है। हालांकि इजराइल और हमास के लगातार हमले के कारण मदद की रफ्तार काफी कम है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और आइए अब जुड़ते हैं हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह से, जो कि यरूशलेम में मौजूद हैं। अमृतपाल, तेल अवीव में लगातार पश्चिमी देशों के नेता पहुंच रहे हैं। आज फ्रांसीसी राष्ट्रपति भी पहुंचने वाले हैं। इस यात्रा के अगर मायने जानना चाहें तो आखिर क्या कुछ मायने इस यात्रा के निकाले जा रहे हैं और इससे इजरायली सरकार पर क्या कुछ असर पड़ रहा है? जी, आप ठीक कह रहे हैं कि ये लगातार जो वेस्टर्न लीडर्स यहाँ आ रहे हैं, इनका मकसद टू स्टेटेड है, टू प्रोंग्ड है। एक, बेंजामिन नेतन्याहू को और इजराइल की सरकार को कहना कि आप सिचुएशन को एस्केलेट ना होने दें, आप ऐसे कदम उठाएं कि जिससे सिविलियन जो कैजुअलिटीज़ हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और उसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो रहा है। और दूसरा, उससे खतरा है कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, तो आप ऐसे कदम ना उठाएं कि जिससे ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। बाहर आके वो ज़रूर पब्लिकली कहते हैं कि हम इनके इजराइल के साथ हैं, जो कि वो साथ हैं भी, डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट है। और इजराइल इनको 2 टूक बता चुका है कि हम अपनी मिलिट्री कैंपेन बंद नहीं करेंगे, हम हवाई हमले करेंगे, हम इसे और तीव्र करेंगे और तेज करेंगे। पर इन पर ये प्रेशर जरूर बन रहा है कि जो सिविलियन अकाउंट जो ऊपर जा रहा है डेथ्स का, इंजर्ड का, वो कैसे कम किया जाए। तो ये कवायद है पूरी इन वेस्टर्न लीडर्स की। और दूसरी है कि ग्राउंड असॉल्ट अगर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार करती है तो सिविलियन काउंट ऊपर जाता है, तो उससे खतरा है कि ये जो इसका स्पिल ओवर रीजन में हो सकता है, ईरान कूद सकता है, हिजबुल्लाह फ्रंट खोल सकता है, तो फिर जो युद्ध का रुख है वो पूरी तरह बदल जाएगा। तो दुनिया अब ऑलरेडी एक जंग से जूझ रही है और दूसरी जंग में नहीं जाना चाहती, तो इसलिए ये वेस्टर्न लीडर्स क्लोज डोर्स के पीछे, बंद दरवाजों के पीछे बेंजामिन नेतन्याहू पर ये प्रेशर बना रहे होंगे। और दूसरा कि ह्यूमैनिटेरियन एड जो अभी जा रही है वो बहुत कम है, उससे बहुत ज्यादा चाहिए। यूएन चीख के कह रही है कि ये एड काफी नहीं है, तो इजराइल पर एक प्रेशर होगा कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो गजा में अनफोल्ड कर रहा है उसके समाधान के लिए कम से कम ह्यूमैनिटेरियन एड बढ़ाने की कवायद शुरू हो।
तो बिल्कुल किस तरह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से निपटा जाए उसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और तमाम देश इस दिशा में कदम उठाते हुए नजर भी आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से ये अपडेट साझा करने के लिए। और बांग्लादेश में 2 ट्रेनों की टक्कर में मरने वालों की संख्या 17 लोगों की इसमें मौत हो गई है और कई अन्य लोग घायल भी हो गए हैं। राजधानी ढाका से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर पूर्व में भैरव में एक यात्री ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गई। अधिकारियों ने कहा कि मालगाड़ी ने यात्री ट्रेन को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे 2 डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए। और ब्राजील में पुलिस कार्रवाई में हुई आपराधिक सरगना की मौत के बाद उसके गिरोह से जुड़े अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। अपराधियों ने रियो डी जेनेरियो में 35 से अधिक बसों को आग के हवाले कर दिया। अपराधियों ने आगजनी की घटना को शहर के उस क्षेत्र में अंजाम दिया जहां कई आपराधिक समूह अपने वर्चस्व स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आपराधिक गतिविधियों में शामिल इन समूहों में ज्यादातर वैसे लोग शामिल हैं जो कभी पुलिस का हिस्सा हुआ करते थे। और बोलीविया के सांता क्रूज में जंगल में भीषण आग के बाद चारों तरफ धुआं फैलने से आपात जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्थिति को काबू में करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने पूरे इलाके में रेड सैनिटरी अलर्ट जारी कर दिया है। घटना के बाद बोलीविया के शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुरक्षा को देखते हुए इलाके के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। साथ ही साथ लोगों के लिए फेस मास्क भी अनिवार्य कर दिया गया है। आज विश्व पोलियो दिवस है। आज का दिन पोलियो टीके की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक जोनास साल्क को समर्पित है। जोनास साल्क की टीम ने 1955 में पोलियो के टीके की खोज की थी। इस दिन का मुख्य उद्देश्य पोलियो के प्रति लोगों को जागरूक करना है और लोगों को अपने बच्चों को पोलियो का टीका दिलाने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत बीते 1 दशक से पोलियो मुक्त है। सरकार हर साल टीकाकरण अभियान के जरिए पोलियो के खिलाफ अभियान चलाती है। विश्व पोलियो दिवस हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन पोलियो उन्मूलन के लिए वैश्विक प्रयासों का जश्न मनाता है और पोलियो के खिलाफ टीकाकरण के महत्व पर प्रकाश डालता है। बीते 1 दशक से भारत पोलियो मुक्त रहा है। केंद्र सरकार हर साल 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत करती है। इसका मकसद है कि हर बच्चे को पोलियो की खुराक मिले। पोलियो के खिलाफ भारत की रणनीतिक लड़ाई टीके से बचाव किए जाने वाले बीमारियों के संबंध में भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति की सफलता की एक कहानी है। सभी लोगों को लगातार सचेत रहने और ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि 5 साल से कम उम्र के हर एक बच्चे को पोलियो की दवा पिलाई जाए। मिशन इंद्रधनुष या पोलियो टीकाकरण अभियान का उद्देश्य बच्चों को ऐसे घातक रोगों से बचाना है। चूंकि हमारे पड़ोसी देश अभी भी पोलियो मुक्त नहीं हुए हैं, इसे देखते हुए और भी सतर्क रहने और टीकाकरण अभियान के समय बच्चों को पोलियो टीका पिलाने की जरूरत है। पोलियो टीकाकरण अभियान के दौरान 5 साल से कम उम्र के 15 करोड़ से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। कोई भी बच्चा छूटने न पाए, इसके लिए मजबूत सूक्ष्म नियोजन के जरिए घर घर जाकर टीकाकरण अभियान चलाया जाता है। सरकार पड़ोसी देशों से लगे बॉर्डर पर पोलियो बूथ बनाकर पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम चलाती है ताकि दूसरे देशों से पोलियो का वायरस हमारे देश में ना घुस पाए। भारत ने अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में इंजेक्टेबल इनएक्टिवेटेड पोलियो टीके को भी शामिल किया है ताकि पोलियो के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा चक्र बन पाए। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत है।
हमारे देश में ऐसे बहुत से सामान्य नागरिक हैं जो अपने दृढ़ विश्वास और अपने कार्यों से समाज को रोशन कर रहे हैं, जिन्हें पद्म पुरस्कारों के माध्यम से देश एक अलग पहचान दे रहा है। आज हम आपको बता रहे हैं मणिपुर के कौनसम इम्बोचा सिंह के बारे में, जो कि मणिपुर की सदियों पुरानी गुड़िया बनाने की पारंपरिक कला को संरक्षित कर रहे हैं। साथ ही साथ युवा पीढ़ी को भी गुड़िया बनाने की पारंपरिक कला सिखा रहे हैं। इस बैग को रीड ग्रास से बनाया गया है, यानी कि इस बैग का निर्माण एक तरह की घास से किया गया है। मणिपुर की ये कला है ना कितनी खूबसूरत और कितनी दुर्लभ। कुछ ऐसी ही कला है लाइदी कला। लाइदी कला यानी कि गुड़िया बनाने की कला। मणिपुर में घर घर में गुड़िया खेलने की परंपरा रही है। घर में ही बच्चे बूढ़े सभी गुड़िया बनाते हैं और फिर उससे खेलते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ गुड़िया बनाने की ये परंपरा लुप्त होती चली गई। एक शख्स ने इस कला को एक नई पहचान दी है, कौनसम इम्बोचा सिंह, जिन्होंने अपने पिता से इस गुड़िया बनाने यानी कि लाइदी कला को सीखा और फिर इसे पुनर्जीवित करने की सोची। अपने हुनर से, अपने कौशल से उन्होंने एक नई इंडस्ट्री का निर्माण किया। आज कौनसम इम्बोचा सिंह द्वारा बनाई गई ये लाइदी, ये गुड़िया पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना रही है। ना सिर्फ इस कला को उन्होंने पुनर्जीवित किया, इसका संरक्षण किया, बल्कि गुड़िया बनाने वाले इस पारंपरिक पेशे को भी उन्होंने एक नई पहचान दी है। हाथ से बनी सुंदर और रंग बिरंगी गुड़ियां आज मणिपुर की पहचान बन चुकी हैं। सदियों पुरानी इस कला विरासत को राज्य की सीमा से बाहर पहचान दिलाई है कौनसम इम्बोचा सिंह ने, जिन्होंने गुड़िया और खिलौने बनाने की मणिपुर की पारंपरिक तकनीक को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे लोगों के बीच प्रसारित किया। 1962 में जन्मे कौनसम इम्बोचा सिंह को शिल्प के प्रति लगाव और कला की समझ विरासत में मिली। इम्बोचा सिंह के माता पिता शिल्प कला में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रहे हैं। बचपन से ही उन्होंने कला की बारीकियों को सीखने के लिए प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। मणिपुर विश्वविद्यालय से कला में स्नातक करने के बाद भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण योजना के तहत 1 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी किया। फिर बेंगलुरु से सिरेमिक और ग्लेज पॉटरी में एडवांस ट्रेनिंग कोर्स किया। अपने अनुभव और प्रशिक्षण के बूते वे मणिपुर शिल्प कला को संरक्षित करने में जुट गए। उन्होंने पारंपरिक गुड़िया, उनके आकार, नृत्य की भंगिमाएं और पोशाक के साथ कई प्रयोग किए। पद्मश्री अवार्ड से आई लिसिंग अनी कुनिथोई की सही जितना पंक्जबनी मुझे पंकांदा कोई मैंने बचपन से ही हमारे मणिपुर की संस्कृति, विशेषकर गुड़िया बनाने की कला को संरक्षित करने का सपना देखा था। मैंने कड़ी मेहनत की है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। जनवरी 2022 में मुझे पद्मश्री पुरस्कार के बारे में बताया गया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस पल मुझे लगा कि मेरी कड़ी मेहनत को पहचान मिल रही है। कौनसम इम्बोचा सिंह गुड़िया खिलौने के अलावा मणिपुर के पारंपरिक शिल्प के विशेषज्ञ भी हैं। वे अपने उत्पाद विभिन्न प्रदर्शनियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, शिल्प बाजार और भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित अलग अलग शिल्प बाजारों में प्रदर्शित कर चुके हैं। साथ ही वे इस कला को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए कई प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित करते रहते हैं। 1998 मैं कौनसम इम्बोचा की पत्नी हूँ। वर्ष 1998 में मेरी शादी हुई थी। शादी से पहले मुझे हाथ से शॉल और महिलाओं के कपड़े बनाने का भी शौक था। हम संपन्न परिवार से नहीं हैं। परिवार का खर्च चलाने के लिए हमने कुछ सालों तक साथ मिलकर कपड़े सिलना और कढ़ाई करना शुरू किया। बाद में उन्होंने गुड़िया बनाना शुरू किया और मैंने सिलाई और कढ़ाई में उनकी मदद की। कौनसम इम्बोचा सिंह भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में बतौर प्रशिक्षक भी कार्यरत रहे हैं। हस्तशिल्प क्षेत्र में योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित कौनसम इम्बोचा सिंह को कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और देश भर में आज विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व रावण पर भगवान राम की विजय के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसका अर्थ बुराई पर सच्चाई की जीत है। आज ही के दिन नवरात्र और दुर्गा पूजा भी संपन्न होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दशहरे के अवसर पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश में सैनिकों के साथ इस मौके पर आज शस्त्र पूजा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजयादशमी की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा है कि दशहरे के पावन त्योहार पर सभी देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा, जिसे विजयादशमी के रूप में भी मनाया जाता है, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस पावन पर्व पर मेरी मंगल कामना है कि हम सब पूरी मानवता के कल्याण की भावना के साथ सत्य और न्याय के पथ पर आगे बढ़ते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयादशमी की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा है कि देश भर के मेरे परिवारजनों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन पर्व नकारात्मक शक्तियों के अंत के साथ ही जीवन में अच्छाई को अपनाने का संदेश लेकर आता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज नागपुर में विजयदशमी उत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत समेत सैकड़ों पदाधिकारी और स्वयंसेवक मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध संगीतकार और गायक शंकर महादेवन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इसके साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत ने गायक शंकर महादेवन का स्वागत किया। इस अवसर पर स्वयंसेवकों ने पथ संचलन भी किया। विजयदशमी के दिन ही आरएसएस अपना स्थापना दिवस मनाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरसंघ चालक मोहन भागवत ने विजयदशमी उत्सव के अवसर पर शस्त्र पूजा की। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने डॉक्टर हेडगेवार को पुष्पांजलि भी अर्पित की। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने वैश्विक पटल पर देश की बढ़ती ताकत को सराहा। मोहन भागवत ने कहा कि हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हमारा देश सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, ये हम देख रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी हमारी, हम 5वें नंबर पर 10वें से ऊपर उठकर आ गए इकोनॉमी में। डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग किया गरीबों के कल्याण में, सारी योजनाएं नीचे तक पहुंची, उसके लाभ, ये सारी बातें हमने की। स्टार्टअप्स की क्रांति जैसे हो गई सभी क्षेत्रों में, केवल टेक्नोलॉजी में नहीं, कृषि हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, सर्वत्र ये प्रगति भी हमने देखी है। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन बेहद सफल रहा और भारत के आतिथ्य की दुनिया भर में प्रशंसा की गई। प्रतिवर्ष भारतीयों का गौरव दुनिया में बढ़ रहा है। दानवता पर मानवता की पूर्ण विजय का ये जो विजय पर्व अपना विजयादशमी है, इस वर्ष की विजयादशमी में भी हम ये अनुभव कर रहे हैं। जैसे G20 की परिषद यहाँ पर हुई, वो तो प्रतिवर्ष होती है, लेकिन यहाँ पर हुई उसके एक विशेषता रही। उस परिषद में हमारे भारतीयों के आतिथ्य की बड़ी प्रशंसा हुई, उसका पहली बार उन्होंने अनुभव किया। हमारे विविधता की सजी संस्कृति का गौरव उन्होंने अनुभव किया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित प्रसिद्ध संगीतकार और गायक शंकर महादेवन ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर समय देश सेवा के लिए तत्पर रहता है।
कोई भी आप धुन लेंगे तो उसके पीछे साइलेंटली खड़े हैं उसके सरगम, जो एक गीत को जान देती है और वो गीत को गीत बनाता है। जब मैं स्वयं सेवक को देखता हूँ, वो देश में कोई भी घटना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ओकेजन हो, जब ज़रूरत है वो भी पीछे खड़े होके साइलेंटली अपने देश के लिए काम करते हैं। अगर हम कहेंगे कि हमारा देश एक गीत है, तो हमारे जो स्वयं सेवक हैं वो उसके पीछे के सरगम हैं जो गीत को जान देते हैं। और कार्यक्रम में शंकर महादेवन ने मां सरस्वती पर एक श्लोक भी गाया। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवे सदा वंदिता, सामान पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं और इसके लिए ढालपुर का मैदान भी सजने लगा है। इस उत्सव के लिए भगवान रघुनाथ की नगरी को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। माता हिडिंबा के आगमन से ही कुल्लू दशहरे की शुरुआत होती है। ऐसी मान्यता है कि माता हिडिंबा के बिना दशहरा उत्सव का आयोजन सफल नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरे पर डीडी न्यूज़ हिमाचल की ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। दशहरे के लिए ढालपुर मैदान सजना शुरू हो गया है। नगर परिषद कुल्लू ने भी दशहरा उत्सव की तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। ढालपुर मैदान में सफेद रंग के कैनोपी टेंट लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा दशहरा उत्सव में पधारने वाले देवी देवताओं के अस्थायी शिविरों को भी सजाने का काम शुरू हो गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में कुल 300 से अधिक देवी देवता का आगमन होता है। इस दौरान यहाँ की विविधता को देखकर हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का एक अलग एहसास होता है। कुल्लू दशहरे में 300 से अधिक देवी देवताओं के आगमन का नजारा बड़ा ही दिव्य होता है। देवी दर्शन के साथ ही दशहरा उत्सव का आगाज होता है। जब हिडिंबा आती है तो हम उसको रिसीव नहीं करते। चांदी की छड़ी जाएगी, लेकिन ऊपर से जामशिला तक आएगी और वो अब हमारी छड़ी जाएगी, रघुनाथ की नहीं जाती, हमारी छड़ी जाएगी तो वो आएगी और जब आएगी तो हम घर में छुप जाएंगे। कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में माता हिडिंबा का रथ लंका दहन के दिन भी सबसे आगे चलता है। जब माता हिडिंबा मनाली से जब कुल्लू यहाँ पहुँचती है, सुल्तानपुर में पहुंचती है, उसके बाद जो रघुनाथ जी हैं वो यहाँ से शुभ यात्रा के लिए शुरू होते हैं, ढालपुर पहुंचते हैं। भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया कि इस बार दशहरा उत्सव में 5 देवी देवता बीते कई वर्षों के बाद पहली बार शामिल हो रहे हैं। सभी देवी देवता अपने आप में बड़े हैं, कोई छोटा नहीं है, किंतु जो प्रमुख तो देखिए आप देवी हिडिंबा है, जिसका एक वैसे तो रामायण से कोई ज्यादा नहीं है ताल्लुकात, किंतु वो दुर्गा रूप में पूजी जाती है। इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कुल्लू वासी पूरी शिद्दत से जुटे हैं। मेले में इस साल विभिन्न राज्यों से सांस्कृतिक दलों के साथ साथ 19 देशों के कलाकार सहित देश के अन्य भागों से बड़ी संख्या में इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए शामिल होंगे। कुल्लू दशहरे के आखिरी दिन 30 अक्टूबर को कुल्लू कार्निवल होगा, जो कि काफी रोमांचक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ हिमाचल।
और दिल्ली में इन दिनों वैसे तो हर जगह अलग अलग रामलीला देखने को मिल जाती है, लेकिन अशोक विहार में आयोजित होने वाली आदर्श रामलीला का मंचन अपने आप में देखने लायक होता है। इस रामलीला में किरदार निभाने अमेरिका से खास तौर पर कलाकार आते हैं। आपको दिखाते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में वैसे तो इन दिनों कई रामलीलाएं होती है, लेकिन दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 की आदर्श रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित लीला की कुछ बात ही और है। दिल्ली की अन्य लीलाओं में दिल्ली या मुंबई से बॉलीवुड कलाकार अभिनय करते हैं, लेकिन इस रामलीला में अमेरिका से अभिनय के लिए खास तौर से कलाकार बुलाए जाते हैं, जो इसे औरों से अलग बनाते हैं। मैं यूएसए से सियाटल में मेरे बच्चे रहते, वहीं रहता हूँ। पहले मैं दिल्ली में ही रहता था और अब 6 साल से लगातार ये हो रहा है कि रामलीला के दिनों में 2 महीने छुट्टी लेके मैं आ जाता हूँ यहाँ। मुझे रावण का किरदार करने में एक अलग मज़ा आता है, क्योंकि रावण की लोगों ने बुराइयाँ बहुत देखी, लेकिन उसमें अच्छाइयाँ भी थी। अशोक विहार फेज 2 में आदर्श रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला में श्री राम का किरदार निभाने वाले कलाकार भी भारतीय रेलवे में मुंबई काम करते हैं, लेकिन श्री राम का किरदार उन्हें इतना भा गया कि 1 माह की छुट्टियां लेकर यहाँ लीला मंचन कर रहे हैं। मैं प्रभु श्री राम का कैरेक्टर 7 साल से कर रहा हूँ। ये मेरा 7वां वर्ष है। जब मैं पहले साल इस कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहा था ना, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई। धीरे धीरे फिर मेरे अंदर उनके लिए जो समर्पण भाव आया, उसके बाद मुझे ये कैरेक्टर करने में बहुत उससे मदद मिली। आज की रामलीला में मंचन में कुछ खास ही नज़ारा यहाँ देखने को मिला, जिसमें अंगद रावण संवाद हुआ, वह लक्ष्मण मूर्छा की लीला जैसे कई अलौकिक दृश्य दिखाए गए, जिसे देखने के लिए कई विशिष्ट व्यक्ति यहाँ आए। प्रभु राम जो है घर घर पहुँचे हैं, तो उसके पीछे कोई एक कारण है, तो भगवान वाल्मीकि रचित ये रामायण है, तुलसीदास रचित ये रामचरितमानस है। ये जो जितनी भी रामलीलाएं होती हैं, ये जो आदर्श रामलीला है, इनके आयोजकों का भी बहुत धन्यवाद है कि प्रभु राम को घर घर पहुंचाते हैं। आयोजकों के अनुसार रामलीला मंचन को सफल बनाने के लिए कमेटी के सभी सदस्य मिलकर मनोभाव से काम करते हैं। 7 साल की तपस्या है, बाबूजी ने शुरू किया और एक टीम थी तब भी, आज भी टीम है। अगर आप देखेंगे तो एक पूरी युवाओं की टीम है। सनातन संस्कृति का जैसा झंडा पूरी दुनिया में फहरा है, ये निश्चित है कि यहाँ पर भी उसका एक प्रभाव है। और हम जो रामलीला करते हैं रामचरितमानस की चौपाइयों के आधार पे करते हैं, और हमारी स्क्रिप्ट भी लगभग अपनी लिखी हुई है। हमारे यहाँ अनेक सरकारी अधिकारी और व्यापारी वर्ग से अपने कंपनियों के जो निदेशक हैं वो यहाँ अभिनय करते हैं, और 1 महीना पूरा रिहर्सल करते हैं, उसके बाद करते हैं। हमारी रामलीला की पहचान ही अभिनय है। जब आप किसी भी धार्मिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, तो वो तनाव आपका तुरंत दूर हो जाता है। आदर्श रामलीला कमेटी में स्वयं के बनाए हुए डायलॉग बोले जाते हैं। खास तौर से डिजाइन किए हुए कपड़े व अन्य सामग्री भी ऑर्डर देकर बनवाई जाती है। यही वजह कि बीते 50 साल से भी अधिक समय से आयोजित हो रही इस आदर्श रामलीला की लोकप्रियता हर बार न केवल बढ़ती जाती है, बल्कि लीला मंचन को देखने के लिए दूर दूर से लोग भी यहाँ आते हैं। अभी हम मौजूद है दिल्ली स्थित अशोक विहार की आदर्श रामलीला कमेटी में। बीते 50 साल से भी अधिक के समय से इस रामलीला का न केवल सफल मंचन हो रहा है, बल्कि रामायण की सांस्कृतिक समृद्धता से युक्त सदियों पुरानी विरासत को संयोजित रखने के साथ साथ समाज और राष्ट्र के सामने लाने का अनुकरणीय कार्य भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आईसीसी विश्व कप में एक और बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। सोमवार को खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। एक दिवसीय क्रिकेट में अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर ये पहली जीत है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान के सामने 283 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में अफगान टीम ने 2 विकेट खोकर लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। वनडे क्रिकेट में अफगानिस्तान ने ये सबसे बड़ा रन चेज है। अफगानिस्तान की ओर से इब्राहिम जदरान ने 87 रनों की पारी खेली, जबकि रहमानुल्लाह गुरबाज ने 65 रन बनाए। रहमत शाह 77 रन और कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी 48 रन बनाकर नाबाद रहे।
वनडे विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा विश्व कप में दोनों टीमों का सफर एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत रहा है। दक्षिण अफ्रीकी टीम को अब तक 4 मैचों में से 3 में जीत और 1 मैच में हार मिली है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश को महज 1 मुकाबले में जीत और 3 मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी है। ऐसे में आज दक्षिण अफ्रीकी टीम अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी, तो बांग्लादेश हार की हैट्रिक के बाद वापसी करना चाहेगी। टॉटनहम हॉटस्पर ने प्रीमियर लीग में खेले गए मुकाबले में फुलहैम को 2-0 से हरा दिया। सोमवार देर रात खेले गए मुकाबले में दोनों टीमों के बीच रोमांचक टक्कर देखने को मिली। टॉटनहम की तरफ से सन ह्यून मिन ने 36वें मिनट में पहला गोल दागा। इसके बाद दूसरे हाफ में 56वें मिनट में टीम के लिए दूसरा गोल दागकर स्कोर 2-0 कर दिया। फुलहैम की टीम मैच के दौरान वापसी करने का प्रयास करती नजर आई, हालांकि उसे सफलता नहीं मिली और अंत में टॉटनहम हॉटस्पर ने ये मैच अपने नाम कर लिया। और चीन में चल रहे एशियन पैरा गेम्स में आज दिन की शुरुआत पैरा कैनोई में स्वर्ण और कांस्य पदक से हुई। भारत की प्राची यादव ने महिलाओं के कैनोई KL2 इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। एशियन पैरा खेलों में प्राची का ये दूसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने महिलाओं की VL2 स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया था। वहीं एशियाई पैरा खेलों में ही भारत के मनीष कौरव ने पैरा कैनोई में रजत पदक अपने नाम कर लिया। मनीष ने मेंस KL3 फाइनल इवेंट में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन महिलाओं की अहम भूमिका रही थी, उनमें डॉक्टर लक्ष्मी सहगल का नाम प्रमुखता से आता है। आजाद हिंद फौज में अहम भूमिका निभाने वाली पद्म विभूषण डॉक्टर लक्ष्मी सहगल की आज जयंती है। कृतज्ञ राष्ट्र उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। पद्म विभूषण डॉक्टर लक्ष्मी सहगल का जन्म 1914 में एक परंपरावादी तमिल परिवार में हुआ। उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद वे 1940 में सिंगापुर चली गईं। उन्होंने प्रवासी भारतीयों के लिए एक चिकित्सा शिविर लगाया, जहां वे गरीब भारतीयों का इलाज करने लगी। साल 1943 में सुभाष चंद्र बोस से लक्ष्मी सहगल की मुलाकात हुई। इस दौरान आजाद हिंद फौज में वे शामिल हो गए। उनके नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का गठन किया गया। 500 से ज्यादा महिलाएं रेजिमेंट के साथ आ जुड़ी। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल की नेतृत्व क्षमता और कुशल संगठनकर्ता की वजह से वे कैप्टन नाम से प्रसिद्ध होने लगी। बाद में आजाद हिंद फौज में कर्नल का ओहदा भी उन्हें मिला, लेकिन वो कैप्टन लक्ष्मी के नाम से ही लोकप्रिय रही। जापानी सेना के साथ कार्य करते हुए ब्रिटिश सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 1946 तक वे बर्मा की जेल में रही। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बढ़ते दबाव के चलते बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया और आजादी के बाद भी एक डॉक्टर के रूप में उनका सेवा कार्य जारी रहा। 1947 में कर्नल प्रेम कुमार सहगल से शादी करने के बाद वे कानपुर में बस गईं। मेडिकल प्रैक्टिस करने के साथ ही विभाजन के बाद भारत आने वाले शरणार्थियों की उन्होंने सेवा की। 1971 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता लेते हुए उन्होंने राज्यसभा में अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। 1984 के भोपाल गैस त्रासदी में जहां उन्होंने राहत कार्यों में भूमिका निभाई, वहीं 1984 में सिख दंगों के समय कानपुर में शांति स्थापित करने में भी सक्रिय रही। 1998 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साल 2002 में उन्होंने वाम मोर्चा की ओर से APJ अब्दुल कलाम के खिलाफ राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ा, लेकिन वे हार गए। उनके समर्पण का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 92 साल की उम्र में भी वे कानपुर में अस्पतालों में मरीजों का इलाज कर रही थीं। आजीवन राष्ट्र की सेवा में तत्पर डॉक्टर लक्ष्मी सहगल ने कानपुर में 23 जुलाई 2012 को 98 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। पहाड़ों में शिक्षा हासिल करने में
बच्चों को कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पहले तो संसाधनों की कमी और दूसरे कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं जिससे कि छात्र स्कूल पढ़ाई के लिए नहीं पहुंच पाते हैं। इसके अलावा शहरों में लाइब्रेरी के जरिए छात्रों को पढ़ाई करने में काफ़ी मदद होती है। पहाड़ों में इस तरह की सुविधाएं मिल पाना एक सपने जैसा लगता है, लेकिन नैनीताल जिले के कुछ युवाओं ने एक ऐसी अनोखी पहल की है जिससे पहाड़ों में भी दूरस्थ क्षेत्रों में आसानी से किताबें उपलब्ध हो रही हैं। क्या है ये पहल, चलिए देखते हैं। आपको मिलवाते हैं उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कुछ युवाओं से, जिन्होंने एक ऐसी अनोखी पहल की है जिससे पहाड़ों में भी दूरस्थ क्षेत्रों में आसानी से किताबें उपलब्ध हो रही हैं। यहाँ पर कुछ युवाओं ने घोड़े की पीठ पर चलती फिरती लाइब्रेरी यानी घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की है, जो कि गाँव में पहुंचकर बच्चों को किताबी ज्ञान पूरा करवाने में मदद कर रही है। दरअसल पहाड़ों में अक्सर बारिश से रास्ते बंद हो जाते हैं और बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते। ऐसे में घोड़ा लाइब्रेरी दुर्गम स्थानों में भी पहुंच जाती है और बच्चों का नुकसान नहीं होने देती। हम लोगों ने एक ऐसी पहाड़ की चलती फिरती लाइब्रेरी की कल्पना की और उस चलती फिरती लाइब्रेरी के माध्यम से घोड़ों का उपयोग किया और घोड़ों के पीठ पर लादकर हम लोग उन बाल साहित्य की पुस्तकों को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। इस घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से हमारा प्रयास ये है कि पहाड़ के उस अंतिम बच्चे तक हम पहुंच पाएं और उसके भीतर एक पुस्तक संस्कृति, बुक कल्चर को डेवलप कर पाएं। इस घोड़ा लाइब्रेरी में सामान्य ज्ञान, प्रेरक कहानियां और नैतिक शिक्षा संबंधी पुस्तकें भी दी जा रही हैं। ये पहल है नैनीताल जिले के कोटाबाग के आंवला कोट निवासी शुभम बधानी की, जिन्होंने युवाओं के साथ मिलकर बच्चों को साहित्य और नैतिक शिक्षा से जोड़ने की मुहिम की शुरुआत की। बाघिनी गांव से घोड़ा लाइब्रेरी शुरू करने का निर्णय लिया और इसके लिए गांव के लोगों की मदद से एक घोड़ा लिया। घोड़े की पीठ पर पुस्तकें रखकर वो टीम के साथ गांव-गांव जाते हैं और बच्चों को पुस्तकें देते हैं। युवाओं की ये टोली अब तक 300 से ज्यादा पुस्तकें बांट चुकी है। कविता दीदी हमारे यहाँ एक घोड़ा लेके आई थी, उसमें लिखा था घोड़ा लाइब्रेरी। उन्होंने हमें कुछ किताबें दी पढ़ने के लिए, जैसे सूझा उल्लू, लाइटनिंग और ऐसी बहुत सारी कहानियों की किताबें। उन्होंने कहा था कि वो वापस आएंगी और हमें जो कहानी पढ़ी थी वो बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा कि वो वापस आएंगी और ऐसी ही वापस नई कहानियाँ लेके आएंगी। उन्होंने हमें कुछ किताबें दी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पुस्तकें पहुंचाने के साथ ही ये लोग चौपाल लगाकर नौनिहालों को अक्षर ज्ञान के साथ साथ कई फिजिकल एक्टिविटीज भी कराते हैं, जो बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास दोनों के लिए ही बेहद कारगर साबित होती है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अक्सर खाते या पीते समय सफाई को लेकर कुछ लोग खासा ध्यान नहीं देते हैं। अगर खाने में सफाई को लेकर लापरवाही हो तो फूड पॉइजनिंग होने की भी संभावना होती है। फूड पॉइजनिंग के क्या कुछ लक्षण हैं, आइए देखते हैं। दूषित भोजन या जल के सेवन से फूड पॉइजनिंग का खतरा बना रहता है। फूड पॉइजनिंग के लक्षण खाना खाने के तुरंत बाद नजर नहीं आते। बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया आंतों में पहुंचने के बाद पनपते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, जिसके बाद व्यक्ति में बीमारी के लक्षण नजर आने लगते हैं। खाने के साथ यदि ज्यादा बैक्टीरिया निगल लिए जाएं, तो बीमारी के लक्षण जल्द नजर आते हैं। फूड पॉइजनिंग एक आम समस्या है जो हमें रोज़मर्रा में देखने को मिलती है और आजकल के खान पान को के कारण बहुत ही कॉमन हो गई है। फूड पॉइजनिंग अस्वच्छ खाने से, बिना आधा पके हुए खाना खाने से, पुराने खाने से और ख़राब खाने से हो सकती है। बाहर के खान पीन से भी बहुत कॉमन है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाहर बनती हैं जिनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम होती है और हमें उनके बारे में नहीं पता होता, उनका सेवन करने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग के लक्षण जो होते हैं वो आमतौर पर होते हैं उल्टी आना, पेट में दर्द होना और अगर ज़्यादा ही दिक्कत होती है तो उसके साथ लूज़ मोशन होना, साथ में पेट दर्द ज़्यादा हो जाना, बुखार होना, और ये सभी जो हैं ये फूड पॉइजनिंग के लक्षण होते हैं। फूड
पॉइजनिंग होने पर व्यक्ति को उल्टी और दस्त की संभावना होती है। इसके साथ बुखार हो सकता है। उल्टी और दस्त अधिक होने पर व्यक्ति में निर्जलीकरण का खतरा बना रहता है। ऐसे में निर्जलीकरण से बचाव के लिए आवश्यक है कि उसको ORS का घोल देते रहें। फूड पॉइजनिंग से बचने के बहुत सारे उपाय होते हैं। एक तो हम हमेशा अपना जो खाना है वो हाथ धोकर खाएं, स्वच्छ खाना बनाएं, ताज़ा खाना बनाएं, उतना ही मात्रा में बनाएं जितना कि हमें सेवन करना हो। अगर हम बाहर से खाना खा रहे हैं तो उसकी शेल्फ़ लाइफ एक बार पहले चेक कर ले। खाने से पहले कोशिश करें कि बाहर का खाना ना ही खाएं, लेकिन अगर खाना पड़ रहा है तो देखें कि वह ताज़ा बना है या नहीं बना है, पुराना या बासी खाना तो नहीं खा रहे, इसका ध्यान रखें। जैसे ही आपको लगता है कि फूड पॉइजनिंग हो गई है और उसके लक्षण आ रहे हैं तो पहले घरेलू उपचारों से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि उल्टियाँ ज़्यादा हो रही हैं, दस्त ज़्यादा हो रहे हैं, बुखार ज़्यादा तेज़ है और जो घरेलू उपाय हैं उनसे आराम नहीं हो रहा है, तो आप अपने आसपास के नज़दीकी डॉक्टर से जाकर संपर्क करें, जो आपको दवाई देगा और बीमारी के इलाज में सहायता करेगा। खाना खाने, पकाने और परोसने से पहले हाथ अवश्य धोएं। सब्जियों को अच्छी तरह से धो लें। ध्यान रखें कि बर्तन साफ हों। थोड़ी सावधानी रखने से फूड पॉइजनिंग की समस्या से बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज़। और दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। शहर में बढ़ते प्रदूषण ने सांस के रोगियों की तकलीफ को बढ़ा दिया है। अस्पतालों में अस्थमा, COPD के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है और ऐसे में डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण बढ़ने पर GRAP स्टेज 2 लागू किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता अगले कुछ दिनों तक अत्यंत खराब रहेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।